हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन अफेयर्स एंड आई होप आपका आज का दिन शानदार रहा होगा और लाइफ में आपके जो भी गोल्स और टारगेट्स हैं उनके लिए आप मेहनत कर रहे होंगे। इस समय की सबसे बड़ी न्यूज आ रही है भारत और टर्की को लेकर। वही टर्की जो धीरे धीरे भारत की एनिमी कंट्रीज की लिस्ट में शामिल होते जा रहा है। हम ये पहले भी बात कर चुके हैं कि टर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान की भारत को लेकर जो विदेश नीति रही है उससे भारत को कम बल्कि टर्की को ज्यादा नुकसान होगा। हमारे लिए टर्की इतना मायने नहीं रखता है जितना टर्की के लिए भारत की अहमियत है। दरअसल टर्की ने भारत को एक आइटम की रिक्वेस्ट भेजी है। अब ये कौन सी आइटम है, ये रिक्वेस्ट भारत को ही क्यों आई है, क्या टर्की के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, एंड टर्की की इस रिक्वेस्ट के ऊपर भारत सरकार क्या कदम उठा रही है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही हम बात करेंगे कि कैसे आज की डेट में भारत के लाखों लोग टर्की की जीडीपी में यानी कि टर्की की अर्थव्यवस्था में कई बिलियन डॉलर्स का योगदान दे रहे हैं। टर्की के बारे में बात करें तो पिछले कुछ सालों से भारत और टर्की के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस का स्तर लगातार नीचे गिरते जा रहा है। टर्किश प्रेसिडेंट अर्दोगान के बार बार कश्मीर मसले के ऊपर दखल देने के कारण भारत सरकार ने हाल ही में टर्की के साथ नेवल वॉरशिप की एक डिफेंस डील को भी कैंसिल कर दिया था, जिसके तहत टर्की को भारत से $2 बिलियन का फायदा होता। लेकिन शायद ये टर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान को पच नहीं रहा था। टर्की जितनी मर्जी कोशिश कर ले वो भारत को अवॉइड कर ही नहीं सकता है, क्योंकि भारत अब धीरे धीरे ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का बेस और हब बनते जा रहा है। ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की एंट्री हो चुकी है। कोई ना कोई तो ऐसी आइटम तो जरूर होगी जो भारत में सबसे सस्ती बनेगी एंड वो आइटम टर्की को भारत से ही परचेज करनी पड़ेगी, और इसका ट्रेलर टर्की को आज से ही मिल गया है। अब ये तो आपको ही पता होगा कि भारत में जो मेडिसिन, वैक्सीन और लाइफ सेविंग ड्रग्स यहाँ पर बनाए जाते हैं वो दुनिया में सबसे सस्ते होते हैं। कोविड-19 के समय भी भारत सरकार ने दुनिया के बाकी देशों को कई सारी मेडिसिन भेजी थी, फ्री में वैक्सीन बांटी थी, जिसके चलते उस समय भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड का भी टाइटल मिला था। और इसी चीज ने अब टर्की को भारत के दरवाजे के ऊपर लाकर खड़ा कर दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर लाइव मिनट के एक आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक टर्की ने भारत से रिक्वेस्ट की है कि भारत जल्दी से उनको गोनाडोट्रोपिन ड्रग्स की सप्लाई भेजे। अब ये जो गोनाडोट्रोपिन ड्रग्स होते हैं इनका इस्तेमाल ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनेकोलॉजी में होता है। ये ड्रग्स महिलाओं के लिए होते हैं और इनका इस्तेमाल प्रेगनेंसी के साथ साथ IVF प्रोसीजर में किया जाता है, जिसमें आर्टिफिशियल तरीके से एग्स और स्पर्म्स को फर्टिलाइज करवाकर प्रेगनेंसी अचीव की जाती है। अगर आसान भाषा में बोलूं तो एक तरह से हार्मोनल ड्रग्स हैं जिनका इस्तेमाल प्रेगनेंसी अटेन करने के लिए किया जाता है। खबर निकल कर आ रही है कि टर्की ने इस कैटेगरी के 3 ड्रग्स भारत से मांगे हैं, यूरिनरी FSH, यूरिनरी HMG और यूरिनरी HCG। अब मैं प्योर मेडिकल टर्मिनोलॉजी में तो नहीं पढ़ूंगा, लेकिन आज की डेट में टर्की को इस गोनाडोट्रोपिन ड्रग की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। टर्की में हर साल 65,000 कपल्स प्रेगनेंसी के लिए IVF प्रोसीजर्स करवाते हैं। अब होता क्या है कि मेडिसिन और ड्रग्स की मार्केट भी डिमांड और सप्लाई के ऊपर ही चलती है, एंड ऐसा कई बार होता है कि शॉर्टेज के कारण कोई ड्रग या मेडिसिन महंगी हो जाती है या कभी कभी मार्केट में मिलती भी नहीं है। सेम चीज हुई है टर्की के साथ भी। टर्की की मार्केट में गोनाडोट्रोपिन ड्रग्स की शॉर्टेज होगी या फिर जिस सप्लायर से टर्की के पास गोनाडोट्रोपिन ड्रग्स आ रहे थे उसको वो कॉस्टली पड़ रहे होंगे। टर्की में जो 65,000 लोग IVF प्रोसीजर से प्रेगनेंसी करवाते हैं या फिर जो लेडीज प्रेग्नेंट हो रही हैं, अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि टर्की की सरकार उनको बोलेगी हमारे पास गोनाडोट्रोपिन ड्रग नहीं है इसलिए वो अगले साल आए। ऐसे में टर्की को ये ड्रग बड़ा ही जरूरी चाहिए था, जिसके बाद टर्की आया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड भारत के पास। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के दूसरे देशों को एक्सपोर्ट की प्रमोशन के लिए भारत में एक संस्था है जिसका नाम है फार्मैक्सिल। टर्की की इस रिक्वेस्ट की पुष्टि करते हुए फार्मैक्सिल ने कहा है कि गोनाडोट्रोपिन ड्रग के लिए टर्की ने पहली बार भारत से रिक्वेस्ट की है। हमने अपनी मेंबर कंपनीज को कहा है कि वो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं और टर्की की मदद के लिए आगे आएं। फार्मैक्सिल ने टर्की को ये ड्रग्स भेजने के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन कर दी है, और जो कंपनी ये ड्रग्स टर्की को एक्सपोर्ट करने के लिए रेडी होंगी उनको टर्की की डिमांड के अकॉर्डिंग क्वांटिटी बताई जाएगी और आने वाले कुछ ही हफ्तों में शिपमेंट तैयार करके ये तीनों ड्रग्स भारत की कंपनीज यहाँ से टर्की को भेज देंगी। इसकी पुष्टि फार्मैक्सिल ने खुद ही की है। भारत के पास ये ड्रग्स पर्याप्त मात्रा में है एंड हम इनको टर्की को भी सप्लाई कर सकते हैं, बाकी देशों को तो ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अभी तक भारत और टर्की के रिलेशंस इतने खराब नहीं हुए कि भारत टर्की को ये सारे ड्रग्स सप्लाई ना करे। मन तो वैसे मेरा ये कर रहा है कि काश भारत की सरकार टर्की से कहती कि टर्की ये ड्रग्स भी अपने आयरन ब्रदर पाकिस्तान या POK से जाकर ले ले, जिसकी वो यूनाइटेड नेशंस के मंचों के ऊपर जाकर वकालत करता है। अर्दोगान यूनाइटेड नेशंस के मंचों के ऊपर जाकर कश्मीर का मुद्दा उठाता है, और फिर जब किसी ड्रग की शॉर्टेज होती है तो इनको भारत याद आता है। टर्की भारत से इसलिए भी पंगे लेता है क्योंकि दोनों देशों के बीच ट्रेड टाइज ज्यादा मजबूत नहीं है, यानी कल को अगर हम टर्की के साथ कोई ट्रेड रोक भी देते हैं तो टर्की को कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा। हम नजर डालते हैं कि टर्की आखिरकार भारत से कितनी कीमत की मेडिसिन और फार्मा प्रोडक्ट्स परचेज करता है। भारत सरकार के डेटा के मुताबिक पिछले फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भारत ने $27.9 बिलियन के फार्मा एक्सपोर्ट किए थे एंड उसमें से टर्की ने भारत से इम्पोर्ट किए थे $291 मिलियन। यानी पिछले साल भारत के टोटल फार्मा एक्सपोर्ट्स में से
तकरीबन 1% ही भारत से टर्की गया है। अब देखा जाए तो भारत और टर्की के बीच बायलैटरल ट्रेड भी ज्यादा नहीं होता है। दोनों देशों के बीच तकरीबन $10 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड है। लेकिन एक चीज में टर्की भारत से कई बिलियन डॉलर्स कमा रहा है और वो है टूरिज्म। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत से लाखों टूरिस्ट हर साल टर्की घूमने जाते हैं। टर्किश गवर्नमेंट के डेटा के मुताबिक साल 2022 में भारत से 2,30,000 लोग टूरिस्ट वीजा के ऊपर टर्की गए थे। उसके नेक्स्ट ईयर 2023 में भारत के 2,70,000 टूरिस्ट टर्की घूमने के लिए गए थे। अब ये लाखों भारतीय आज की डेट में टर्की की जीडीपी में वहाँ पर बहुत ही बड़ा योगदान दे रहे हैं। इस साल टर्की ने भारत के टूरिस्ट के फुटफॉल में 30% इंक्रीज का टारगेट रखा है। यानी टर्की को उम्मीद है कि इस साल 2024 में भारत के 3,50,000 लोग टूरिस्ट वीजा के ऊपर टर्की घूमने के लिए जाएंगे। टर्की ने इसी कारण से भारत के लोगों के लिए ई वीजा सर्विस भी स्टार्ट की है, ताकि भारत के लोगों को टर्की की वीजा के लिए स्पेशली उनकी एम्बेसी या फिर कॉन्सुलेट न जाना पड़े। भारत के लोग घर बैठे ही ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करके टर्की का वीजा के लिए अप्लाई कर लें और घर बैठे उनके पास टर्की का वीजा आ जाए। अभी के समय भारत के लोगों के लिए टर्की की वीजा फीस है 17,500 रुपए पर पर्सन। एंड इस हिसाब से अगर पिछले साल जो 2,70,000 भारतीय टूरिस्ट वीजा के ऊपर टर्की गए थे उनकी कैलकुलेशन करें तो ये फिगर बनता है 472 करोड़ 50 लाख रुपीस। यानी भारत के लोगों ने टर्की जाने के लिए पिछले साल 472 करोड़ रुपए तो केवल वीजा फीस के रूप में ही टर्की को दे दिए थे। आप सोचिए ये लाखों भारतीय लोग टर्की में जाकर वहाँ पर कितना खर्चा करते होंगे और ये सारे भारत के टूरिस्ट आज की डेट में टर्की की जीडीपी में कितने बिलियन डॉलर्स का योगदान दे रहे हैं। लेकिन टर्किश प्रेसिडेंट अर्दोगान को तब भी पाकिस्तान का ही राग अलापना है। पिछले साल जो भारत ने G20 समिट होस्ट किया था उसको अटेंड करने के लिए टर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान खुद ही भारत आए थे। एंड उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और टर्किश प्रेसिडेंट अर्दोगान के बीच एक बायलैटरल मीटिंग भी हुई थी। उस मीटिंग के बाद लग रहा था कि दोनों देशों के रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे और चीजें बेहतर होंगी। लेकिन उसके कुछ ही दिनों के बाद अर्दोगान ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सेशन में वहां पर जाकर अपनी एक स्पीच दी जिसमें उसने फिर से कश्मीर मुद्दे को उठा दिया। ऐसे में अब टर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान से तो कोई उम्मीद बची भी नहीं है कि कल को वो कश्मीर मुद्दे के ऊपर अपना स्टैंड बदल देगा। और मैं श्योर हूँ कि वो इस साल भी अपनी स्पीच में कश्मीर मुद्दे को जरूर उठाएगा। बस यही कारण है कि अब भारत की सरकार भी टिट फॉर टैट मूव चलते हुए टर्की के सबसे बड़े दुश्मन ग्रीस के साथ अपने डिप्लोमेटिक और डिफेंस टाइज लगातार मजबूत कर रही है। और ये करने के लिए भी टर्की ने भारत को मजबूर किया है। वैसे आपको क्या लगता है कि भारत सरकार को ऐसा क्या करना चाहिए कि टर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान भारत के कश्मीर मामले में दखल ना दे? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। एंड अगर आप हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं और आपको इस तरह की न्यूज़ अच्छी लगती है जिसमें भारत के बाकी देशों के साथ रिलेशंस को डिस्कस किया जाता है, अगर आपको भारत की डिफेंस न्यूज़ में काफ़ी इंटरेस्ट है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साहिबान कदरदान पेशे खिदमत है इस साल का सबसे बड़ा मुशायरा घमंडिया मुशायरा। अगर आप सबकी इजाज़त हो तो एक छोटी शायरी सुना सकता हूँ। छोटी शायरी हो या खोटी शायरी, हिंदी में सब चल जाएगी। यादव जी, अरविंद जी, कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। अखिलेश जी आप सुनाइए अपने कोटी छोटी छोटी शायरी। शेर कुछ ऐसे है, चलती है गाड़ी उड़ती है धूल, चलती है गाड़ी उड़ती है धूल। गाड़ी या साइकिल यादव जी? अरे वो तो पंक्चर हो गई थी ना पिछले चुनाव में। अखिलेश जी आप इन सब पर ध्यान बिल्कुल मत दीजिए, अपना शेर पूरा कीजिए। जी राहुल जी, चलती है गाड़ी उड़ती है धूल, चलती है गाड़ी उड़ती है धूल। और इंडी गठबंधन सबसे बड़ी भूल। This is brutal, bro. ये कैसी बहकी बातें कर रहे हैं आप लोग? मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। माँ